शब रोज की रफ्तार कुदरत ने मुकर्रर कर रखी थी। फाउंडेशन का इफ्तिताह हुए 3 माह हो चुके थे और उसमें काफी सारे बच्चे भी भर्ती हो गए थे। जहरान रोज फाउंडेशन का दौरा करता, मरीज, डॉक्टर्स, वालिदैन, उसातिज़ा सब उसके काम से मुतमिन नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसे कई सारे निजी और सरकारी चैनल से इंटरव्यू देने का ऑफर आया, मगर वह कभी किसी इंटरव्यू में नहीं गया। अपनी जगह अक्सर दादा साहब को भेज देता। वहीं तस्नीम को मौके का इंतजार था और वो उसे जल्द मिलने भी वाला था। उस दिन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के कैफेटेरिया में 4 सहेलियों के हमरा बैठी लजीज चाट से लुत्फानंदोज हो रही थी जब उसी बाबत गुफ्तगू का आगाज हुआ। यार, मुझे तो लगा था जर्नलिज्म आसान है, पर ये तो बाकी मज़ामीन से भी मुश्किल लग रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट्री का क्या करें? उसके बगैर फाइनल में नंबर नहीं मिलेंगे। मनाल कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ घुमाते हुए बोली, मुझे तो टॉपिक मिल गया है, मैं तो उसी पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी। तस्नीम ने टेबल पर कोहनियाँ टिकाए शानी उछले। किस पर? तीसरे फ्रेंड ने दिलचस्पी दिखाई। जहरान रेसानी। तस्नीम ने ब्लश करते हुए उसका जिक्र किया। स्कार्फ की ओर से निकलते चंद घुंघरियाली लटे उंगली से पीछे करते सब आंखों में चमक कर आई थी। वो महारूश फाउंडेशन का ओनर? चौथी फ्रेंड आगे हुई। तस्नीम ने सर को जंबिश देकर हामी भरी। मनाल चूंकि बाकियों से ज्यादा उसके करीब थी, उसकी आंखों की चमक समझ गई। अब तुम लोग मेरे टॉपिक की कॉपी मत करना। जहरान की डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मैं लिखूंगी, उस पर सिर्फ मेरा हक है। तस्नीम ने संजीदा होती उंगली दिखे। कॉपी तो तब करेंगे जब तुम लिख पाओगे। उसने ऑलरेडी कोर्ट नोटिस बनवाया हुआ है। कोई भी उस पर डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने उसके बारे में कुछ छापा तो वह उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। चौथी फ्रेंड ने गर्दन अकड़ाई। तस्नीम के माथे पर शिकनी दर आई। मनाल ने परेशान को नजरों का तबादला किया। तुम्हें कैसे पता? तीसरी फ्रेंड पूछ बैठी। मेरे पापा, उनकी फैमिली लॉयर हैं, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर दिलवाया। उसने उसे एतमाद से जवाब दिया। मेरा टॉपिक सोहरान रेसानी ही रहेगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ सिफारिश से कोई भी काम हो सकता है। मेरी उसकी फैमिली से पुरानी वाकफियत है, मैं उससे अपना काम निकलवा सकती हूँ। तस्नीम ने उसकी बातों का कोई असर न लिया, वो अपनी बात पर कायम रही। अगर उन्हें मैं याद थी तो अगला जुमला बज़ाहिर नॉर्मल रहते महज दिल में सोचा था। बिलवास्ता वो जहरान की दादी से वाकफियत का सोच रही थी। उससे रात डिनर के वक्त तस्नीम सोचों में गुम थी जब वलीद साहब ने उसे मुखातिब किया। अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पर परेशान हो पापा? जहरान रेसानी ने कोर्ट का ऑर्डर ले रखे हैं, कोई उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं लिख सकता। तस्नीम ने बेबसी से सर सांस खारिज की। जहरान रेसानी? पापा आईब्रो मिलाए उस नाम को याद करने लगे। वो नवाब शमीर एहसानी साहब का पोता। उन्हें खैरासा याद आया। यस पापा, आप जानती हैं उन्हें? तस्नीम के चेहरे पर खुशी की चमक आई, तजस्सुस भरे अंदाज में आगे हुई। हाँ, नवाब साहब से अच्छी वाकफियत है मेरी। उनकी दौरे वजारत में मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में था, काफी मिलना रहता था उनसे। बहुत मोतबर शख्स हैं। वलीद साहब ने लुकमा बनाते पुराने वक्तों को याद करते हुए खुश इखलाकी से कहा। सच? फिर तो मेरा काम आसान हो सकता है। पापा, आप नवाब साहब से बात कीजिए ना, उनकी सिफारिश से जहरान मुझे इजाजतनामा दे देंगे। तस्नीम तेजी से अपनी जगह से उठी और पापा के पास आकर उनका बाजू पकड़ लिया। बेटा, अभी तो काफी अरसा बीत गया उनसे मिले, और ये सिफारिशात मुझसे नहीं होती, मैंने कभी किसी से नहीं की। वलीद साहब शिशुपंच में मुब्तला हुए। पापा प्लीज, अपनी बेटी के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। तस्नीम ने सब्ज आंखों में मासूमियत लाते और मुंह छोटा करते मिन्नत की। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। पापा ने हार मानते हाथ खड़े किए। थैंक यू पापा। तस्नीम का दिल बाग बाग हो गया। वो उनके गले से लगी और हाथ की दाढ़ी से ऊपर रुखसार पर मजबूत बोसा दिया। वलीद साहब उसके अचानक हमले से झंझोर से रह गए। खुशी से चहकते वो आधा डिनर छोड़कर अपने कमरे की सिमत भागी। दादी ना सही, दादा जरूर बनवा लेंगे आपको जहरान। अपने कमरे के अंदर बंद दरवाजे के साथ लगी उसने दिल में जहरान को मुखातिब किया। हाथ के अचरशुदा गुंगरियाले बालों से निकलती चंद लटें चेहरे को छूते उसे ब्लश करने पर मजबूर कर गई थी। मोहब्बत का पहला एहसास बहुत खुशगवार होता है जब तक कि दिल को हकीकत का आईना न दिखाया जाए। 8 माह की खुश्क साली के बाद खस्तार समेत पूरे बलूचिस्तान मानसून की पहली बारिश बरसी थी। सभी लोगों में खुशी का समा था। पानी के साथ हवेली की दीवारें शफाफ होकर चमकी और सब्जाजार खिल उठा था। उस रोज बच्चों ने बिलखसूस बारिश का मजा लेने स्कूल से छुट्टी ली, जबकि बड़े भी काम से वक्फा लेकर खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। आगा साहब और अम्मा बेगम बरामदे में सीट पर बैठे बारिश का नजारा करते चाय के घुंड भर रहे थे। वहीं जहरान अपने कजन से
کزنس کے ساتھ لان میں کھیل رہا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ لیے کبھی گھومتے کبھی بھاگتے کبھی انجوائے کرتے۔ بچوں کی کھلکھلاہٹ سے حویلی کی جان میں جان آ گئی تھی۔ دادا دادی دور سے ان سب کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ بادل ہلکے ہو گئے اور بارش محض بوندا باندی میں بدل گئی تو سب اندر چلے گئے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو سکھانے لگی۔ زہران گیلے کپڑے چینج کر کے بلیک ٹریک پینٹ اور ہاف سیلف گرے ٹی شرٹ پہن کر دادی کے کمرے میں آیا۔ دادی نے اسے اپنے بیڈ کی پائنٹی کے پاس بٹھایا اور گلے بالوں میں تولیاں رگڑنے لگی۔ 19ویں سال میں قدم رکھنے کے بعد اس نے بال لمبے رکھنا شروع کیا۔ مہابیر کے مانند کانوں سے نیچے جاتے گھنے بال گیلے ہو کر ماتھے پر بکھر گئے۔ دادی کے گرم کمرے میں ان کے قدموں میں بیٹھے بال سکھاتے اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دادا صاحب وہیں صوفے پر بیٹھے مطالعے میں مصروف رہے۔ دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر آئے۔ سر، اما بیگم سے ملنے شہر سے کوئی لڑکی آئی ہے؟ اس نے مؤدب انداز میں اطلاع دی۔ زہران کے سوچنے والے انداز میں آئیبرو مل گئے۔ دادا صاحب نے اینک ہٹا کر ملازمہ کو دیکھا۔ اپنا نام تسنیم کوثر بتا رہی ہیں؟ ملازمہ نے کمرے کے افراد کو کنفیوز دے کر اضافہ کیا۔ دادا دادی اب بھی کنفیوز رہے جبکہ زہران کے ملے آئیبرو کھل گئے۔ مجھے تو اس نام کی کوئی لڑکی یاد نہیں۔ دادی نے دماغ پر زور دیا۔ مل لو، شاید یاد آ جائے۔ شمیر صاحب نے پھر سے اینک لگا لیے اور کتاب پر نظریں جمائی۔ ٹھیک ہے، بلا لو۔ زہران ہدایت دیتے فوراً اٹھا، دادی کے ہاتھ سے تولیہ لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تسنیم کوثر لائٹ بلو کلر کے فلورل پرنٹ برانڈڈ قمیص شلوار میں ملبوس، ہاتھوں میں چند چوڑیاں ڈالے، کانوں میں چاندی کی چھوٹی بالیاں، سبز آنکھوں میں کاجل اور گلابی ہونٹوں پر گلوس لگائے، گھنگریالے بال، لمبے بالوں کو ہاف کیچر سے باندھے، دوپٹہ گلے میں ڈال کر ایک سرا سر پر ٹکائے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں کی شان و شوکت اور عالیشان رہائش دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ایک ایک کونے کا جائزہ لیتے وہ فین سے فلیٹ سینڈل میں چمکتی روش پر چلتے آگے بڑھتی کہ شام کی بارش سے بھیگی حویلی کی دیواریں اب بھی نم تھی۔ سینٹرل فوارے کی گیٹ سے گھوم کر وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر ایک لانچ میں قدم رکھتے وہ ایک لمحے کو وہیں رکی، گہری نظر سے ایک ایک گوشہ دیکھا، سر اوپر اٹھا کر دوسری منزل کا بھی جائزہ لیا۔ حویلی کی شاہی شان ٹھاٹھ مارتے اسے ویلکم کر رہی تھی۔ میڈم اس طرف، اما بیگم اپنے کمرے میں ہیں۔ ملازمہ نے اسے ایک جگہ جامد دے کر مخاطب کیا۔ تسنیم نے سر کو خم دیا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ غیر محسوس انداز میں کہیں نہ کہیں دل کے اندر وہ زہران سے سامنا ہونے کی خواہش بھی رکھتی تھی جو فی الحال تکمیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ اپنے خیالات محو کرتے وہ دادی سے ملنے ان کے کمرے میں چلے گئی۔ ہم ایگزیبیشن میں ملے تھے، آپ کھو گئی تھی، پھر ہم نے مل کر آپ کی فیملی کو ڈھونڈا۔ تسنیم دادی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی انہیں یاد کروانے لگی۔ دیبا بیگم نے اسے سراہا پر ساتھ نفی میں سر بھی ہلایا۔ انہیں وہ یاد نہیں آئی۔ بیٹی آپ کیا کرتی ہو؟ ان دونوں کے اترتے چہرے دیکھ کر شمیر صاحب نے موضوع گفتگو بدل دیا۔ تسنیم سیدھی ہوئی اور ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اتنی دیر میں چائے اور سنیکس بھی لائے گئے۔ اپنی تعلیم، فیملی، سکونت، پیشہ ہابی ایک ایک کر کے ہر موضوع پر تبادلہ خیال ہوا۔ یوں تسنیم 2 گھنٹے تک آغا صاحب اور اما بیگم کے ساتھ بیٹھی رہی۔ عصر کا وقت قریب ہوا تو زہران چینج کر کے لائٹ بلو قمیص شلوار اور بلیک ویسٹ کوٹ زیب تن کے بلیک پشاوری چپل پہنے نیچے آیا۔ باہر بادلوں کو پرے کرتے ہلکی دھوپ نکل آئی تھی۔ لانچ میں زہران کو وہی ملازمہ دادا دادی کے کمرے سے باہر آتے ہوئے ملی۔ وہ مہمان چلی گئی کیا؟ اس نے رک کر پوچھا۔ نہیں، بابا ابھی تک یہی ہے، اس نے جواب دیا۔ زہران نے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی، اسے حیرت نے گھیر لیا تھا۔ ملازمہ ٹرے لیے کچن کی سمت پڑ گئی۔ اتنی دیر سے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اسے تجسس ہوا۔ اسے ان کے بیڈ روم کا پھر سے دروازہ کھلتے محسوس ہوا تو تیزی سے پیچھے ہٹا اور لاؤنج سے گزر کر باہر نکلنے لگا تھا کہ دروازے کے پاس ساحر سے ٹکرا گیا۔ اسی اثنا تسنیم دادا دادی سے رخصت لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ لانچ میں سب سے پہلے اسے زہران کی موجودگی محسوس ہوئی۔ بے اختیار دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، نظریں اس کی تلاش میں گھومتی لانچ کے دروازے کے پاس اس وجود پر ٹھہری۔ کیا ہوا زہران بابا؟ اتنی ہڑبڑی کس بات کی ہے؟ ساحر نے اسے ٹوکا۔ کچھ نہیں، عصر کا وقت ہو رہا نا، مسجد جانا ہے۔ زہران نے اس کے پہرے سے ہٹنا چاہا۔ ابھی وقت ہے، ابھی تک تو اذان بھی نہیں ہوئی۔ ساحر کو وہ مشکوک لگا، اس نے دوبارہ راستہ روکا۔ اسے جاتا ہوا محسوس کر کے تسنیم فوراً آگے آئی۔ ایکسکیوز می زہران، اس نے بلند آواز میں اسے مخاطب کیا۔ زہران کے آگے بڑھنے کے جتن کرتے قدم تھم کے وہ رکا مگر مڑا نہیں۔ ساحر نے اس کی اور سے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا اور چونک گیا۔ آپ گھر تک آ گئی؟ ساحر نے ہوں کیا۔ تسنیم مخفف سی ہوگی۔ زہران بابا یہ اس دن کانفرنس میں بھی آئی تھی اور آپ سے ملنے کی بہت ضد کر رہی تھی۔ ساحر باقاعدہ اس پر خفا ہوا۔ زہران حقیقت جان کر پیچھے مڑنے پر مجبور ہوا۔ پلٹ کر بھی اس نے نظروں کی لگام تھامی رکھی۔ ساحر بھائی آپ جاؤ، میں آتا ہوں۔
उसने गर्दन घुमाकर साहिर को देखा। साहिर सर को जंबिश देकर बरामदे में निकल गया। अब उन दोनों के अलावा लाउंज में कोई न था। चंद लम्हे खामोशी की नजर हुए। तस्नीम ने उसकी नजर उठाकर उसे देखने का इंतजार किया, मगर वो यूं ही उसे नजरअंदाज करके आसपास देखता, उसके बोलने का मुंतज़िर रहा। आखिर तस्नीम ने ही शुरुआत की। मैं आर्ट एग्जीबिशन में मिली थी। अपने क्रश को सामने देखकर उसे समझ न आया कहाँ से शुरू करे। आगाज तारुफ से करना चाहा, पर सहरान ने बीच में टोक दिया। नाम तस्नीम कौसर, आईडी नंबर 917863 12/4 G, गर्ल्स हॉस्टल, रूम नंबर 7, जर्नलिज्म स्टूडेंट हो। जहरा ने एक सांस में उसकी तफसील बताई। तस्नीम का मुंह खुल गया। उससे ज्यादा जहरान उसके बारे में जानता था। नकाबिल सिमत खामोशी पाकर जहरा ने पलके उठाकर पहली मर्तबा उसे देखा। बेशक वो हसीन थी। तस्नीम साकित खड़ी रही। जहरान की नजरें खुद पर महसूस करते उसने थूक निगल कर खुद को कंपोज किया। जी, मदद करने के लिए थैंक्स। उन फोटोग्राफ्स के लिए मेरा साल जाया होने से बच गया। उसने दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला बांधा। आपकी मदद के बदले एक छोटी सी कोशिश थी। खुशी हुई जानकर कि मैं आपके काम आया। जहरा ने खुशनुदी से कहा और फिर से रिस्ट वॉच पर वक्त देखा। इसलिए आपकी एक और मदद चाहिए। तस्नीम ने अपनी पेशकश रखी। उसके अंदाज से वो समझ गई कि वो जाना चाह रहा है। जहरा ने झुकी नजरें फिर से उठाकर उसे देखा। उसकी मासूमियत को फौरन दिल में उतरने की महारत हासिल थी। मैं आप पर डॉक्यूमेंट्री लिखना चाहती हूँ। तस्नीम कहते हुए एक कदम आगे हुई तो जहरान एक कदम पीछे। यूं 10 फुट का फासला बरकरार रहा। जहरान एक लम्हे को खामोश हुआ। बाहर असर की अजानें शुरू हो गई थी। उस एहतराम में तस्नीम भी रुकी रही। अजान के जवाब देकर जहरान खनकारा, सॉरी, कोर्ट का ऑर्डर सबके लिए यकसा है। उसने हद अकल अपना अंदाज दोस्ताना रखा ताकि तस्नीम का दिल न टूट सके, जबकि तस्नीम का दिल टूट चुका था। लगता है पापा ने कॉल नहीं की अंकल को। उसने दिल में सोचा। चेहरा फीका पड़ गया था। वो कुछ कहती उससे पहले दादा साहब अपनी स्टिक के सहारे चलते कमरे से बाहर है। तस्नीम को वही देखकर मुस्कुरा दिए। क्या नाम बताया था तुमने अपने वालिद का? दादा साहब चलते हुए उसके पास आए। तस्नीम ने अपने पापा का नाम दोहराया। जहरान बारी बारी उनको देखता, उनकी पहचान की जांच करने लगा। हाँ, वलीद अब्दुल्ला। दादा साहब ने नाम दोहराया। बहुत अच्छे रवाबत है हमारे। उन्होंने बताया था अब मिलने आओगी। अगली मर्तबा उन्हें भी साथ लाना। दो दोस्त मिल बैठकर पुराने जमाने याद करेंगे। तस्नीम के पापा की शख्सियत बयान करते उन्होंने तस्नीम के सर पर हाथ फिरा और आगे बढ़ गई। जी जरूर अंकल, पापा को भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। तस्नीम ने सदा लगाई और फिर जुटाते हुए जहरान को देखा। जहरान ने लब खींचकर अपनी मुस्कान दबाई। मेरे असूल बहुत मजबूत हैं। मैं रूल्स तोड़ने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरी डॉक्यूमेंट्री का परमिट नहीं मिल सकता, सॉरी। और फिर से खुश अहलाकी के दायरे में रहते माजरत खबा हुआ। दादा साहब की सिफारिश पे काम नहीं। इट्स ओके। न चाहते हुए भी वो मान गई। आखिर मोहब्बत झुकने पर मजबूर जो कर देती है। वैसे वो मुड़ते हुए रुका। तस्नीम ने उम्मीद भरी नजर से देखा। आप चाहो तो महरूज फाउंडेशन पर लिख सकती हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ज़हरा ने दूसरा हल निकाला। तस्लीम की ग्रीन आंखें चमकी। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ज़हरान पर ना सही, उसकी फाउंडेशन पर लिखने के बहाने सही, कम से कम वो उसकी नजरों के सामने तो रहेगी। ये सोचती उसने फौरन हामी भरी। डन, मैं महारूज फाउंडेशन पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी, उसने तायद की। ज़हरा ने पलके झपकाकर सर को खम दिया और बाहर की सिमत भागा। जमात खड़ी हो चुकी थी। 2 दिन के अंदर तस्नीम अपनी यूनिवर्सिटी से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके उस दिन फाइल और पेन लिए फाउंडेशन जा पहुंची। ज़हरा ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। वो ग्रे पेंट और ब्लैक शर्ट में मलबूस ब्लैक बूट पहने, बालों को पीछे टिकाए हमेशा की तरह हशाश पशाश नजर आया। वहीं तस्नीम पिंक फ्लोरल फ्रॉक और चूड़ीदार सेब तन किए हुए थी। हल्का मेकअप उसकी मासूमियत में मजीद निखार पैदा कर रहा था। फाउंडेशन में बहुत से अलग अलग मेंटली चैलेंज बच्चे और जवान दाखिला ले चुके थे। ये एंट्रेंस है। यहाँ से राइट साइड डॉक्टर्स हॉल शुरू होता है और लेफ्ट साइड पर एंटरटेनमेंट हॉल है। जहरान उससे एक कदम आगे चलता उसे फाउंडेशन की खसूसियात बताने लगा। तस्नीम उसके पीछे चलती एक एक कोने का मुशाहदा करने लगी। ताज़ा रंगों से मुंतशिर पेंट शुदा लंबी दीवारें उस जगह को नई उम्मीदों से भरे थी। कॉरिडोर से लॉबी में निकलकर एक बड़ा सेंट्रल आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया था, जहां से बहती आबशार की आवाज और बैकग्राउंड में चलते दरख्तों की सरसराहट और चुरिंद परिंद की चहचहाहट से थेरेपिस्ट मरीजों को साउंड थेरेपी के जरिए कंपोज रहने की तरकीबें सिखा रहे थे। वाटरफॉल से घूमकर बैकग्राउंड पर दरवाजा खोलता था, जिसके पार वसीअ और अरीज बागीचे बने थे। ताज़ा और खुशबूदार फूल पौधों से लबरेज सरसब्ज बागीचा कुदरत का हमेशा लग गया था। एक ट्रेनर चंद मरीजों को योगा करवा रहा था। ताजगी भरी धूप
और भीनी हवा में योगा करना मेंटल और फिजिकल सेहत के लिए बहुत मुफीद है। रोज पर चलकर वो दोनों दूसरे हॉल में आए, जहां मरीजों के आराम के लिए कमरे, बैठने की जगह, ओपन किचन और दीगर वसाइल थे। उस हॉल के वस्त में एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी, जो कि स्टाफ मेंबर्स, ट्रेनर्स और डॉक्टर्स के लिए मौसर साबित हुई। तफरीही, तारीखी, फंक्शन, नॉन फंक्शन, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ दिमागी सेहत पर मबनी किताबों का ढेर मौजूद था। जब ज़हरान और तस्नीम वहां पहुंची तो एक और शख्स पहले से मौजूद मिला। कदो कामत में वो ज़हरान के बराबर था, अलबत्ता आंखों पर ग्लासेस लगे थे और चेहरे के नक्श उससे ज्यादा तीखे थे। कैप्टन साहब, आप यहाँ? ज़हरा ने उसकी पुश्त देकर मुखातिब किया। हाँ, मैं यहाँ। मूसा तंद तासुरात बनाए पलटा। काम काफी अच्छा चल रहा। वो आईब्रो झुका कर आ गया। ज़हरान बेतासुर रहा, जबकि आर्मी के लिबास में मौजूद उस फौजी जवान को गुस्से में देखकर तस्लीम मुस्तरब हुई। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ज़हरान बेपरवाह सा लगा। तस्लीम ने बेचैनी से गर्दन उठाकर उसे देखा। खिदमत कराने नहीं आया, आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, मिस्टर आफ्ताब सका। मूसा उसके एंड रूबरू आया और आंखों में आंखें डालकर घूरा। सर, आपको गलत फहमी हो या ये ज़हरान रेसानी है, आफ्ताब सका नहीं। तस्नीम बीच में बोल पड़ी। अपने क्रश को गिरफ्तार होते देखने उसे गवारा ना था। ज़हरा ने लब खींच लिए। मूसा के तासुरात मुतासर न हुए। ये मोहतरमा कौन है? फाउंडेशन की आड़ में ये सब कर है। तेरी तो। मूसा ने ज़हरान के कोट का कॉलर दबोच लिया। व्हाट डू यू मीन? तस्नीम का हैरत से मुंह खुल गया। बस कर, कितनी ओवर एक्टिंग कर है। ज़हरा ने मूसा के हाथ झटक कर अपना कॉलर छुड़वाया। लाहौर की ट्रेनिंग भी तुझे सुधार ना पाई। उसने हूँ किया और पैंट की जेबों में हाथ डालकर 2 कदम आगे हुआ। तो कभी मुझसे इम्प्रेस भी होगा? मूसा खफा हुआ। अब की बार दोनों का रवैया दोस्ताना था। तस्लीम की समझ में कुछ न आया। वो कभी ज़हरान को तो कभी मूसा को देखती। हाँ, ओवर एक्टिंग छोड़, फिर शायद इम्प्रेस हो सकूं। ज़हरा ने शाने उठ गए। पहले तो माफी मांग, मेरे बगैर इनॉग्रेशन कर दिया। मूसा दांत कचकचाती उस पर झपट पड़ा और पीछे से उसके गले में बाजू डालकर दबाया। आ तस्लीम की चीख निकल गई। उसने तेजी से मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी मौजूदगी का एहसास करते ज़हरा ने मूसा का बाजू हटाया और पीछे मुड़ा। तस्नीम, आप यहाँ बैठकर अपना काम शुरू कर सकते हैं, मैं जरा उसे निपटा कर आता हूँ। उसने खुशमिजाजी से कहा और मूसा की गर्दन में बाजू डालकर उसे साथ लिए बाहर की सिमत चल पड़ा। पीछे खड़ी तस्लीम उन दोनों को देखती रह गई। लाइब्रेरी से निकलकर वो दोनों ज़हरान के ऑफिस आ गए। बस पेश उसने मूसा को सारी दास्तान बताई। वो कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखते रहा, फिर शदीद फिर शरीर अंदाज में मुस्कुराया। सच में तो सिर्फ उसके दादी की मदद करने का सिला दे रहा है, या तेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है? थोड़ी के नीचे हाथ रख के वह बगौर उसके चेहरे को घूरता रहा। नेकी का बदला नेकी से देना और बुराई का बदला 10 गुना ज्यादा नेकी से देना। मैंने पापा से यही सीखा है और मैं सिर्फ उसी नसीहत पर अमल पे रहा हूँ। ज़हरान लापरवाह रहा। बेटा, मोहब्बत किसी नसीहत की मोहताज नहीं होती। जब ये होती है तो सारी नसीहतें मांझ पड़ जाती हैं। मूसा ने चाय का आखिरी घूंट पिया और उठ खड़ा हुआ। ज़हरा ने अपनायत से उसे देखा। तुम जो भी करो, मोहब्बत या नफरत, ये बंदा हमेशा तुम्हारे साथ है। मूसा ने बड़े भाई की तरह उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ा। ज़हरान दिलजोई से उसके हसार से जा लगा। एक वही उसका सच्चा दोस्त था। बाहर से गर्मी का मौसम शुरू हुआ। रातें छोटी और दिन लंबे होने लगे। तस्नीम को फाउंडेशन का चक्कर लगाते 1 हफ्ता बीत गया। ज़हरान की MBA क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादातर होम स्टडीज में मसरूफ रहता। फाउंडेशन आना अब कम हो गया था। अलबत्ता आबान और साहिर को फाउंडेशन की सरपरस्ती और दमीदा चाची को तस्नीम की मदद पर लगा रखा था। तस्नीम का डॉक्यूमेंट्री लिखने से दिल उचाट होने लगा। जिस मकसद के लिए उसने हाँ की थी वो नामुकम्मल रहा। उस दिन वो लाइब्रेरी में बैठी बेदिली से लिख रही थी जब हिना की कॉल में सो गई। आज भी नहीं आया। तस्नीम ने अफसरदा होते कलम टेबल पर फेंका। मैंने तो पहले ही कहा था ये आइडिया काम नहीं करेगा और हमें जिंदा इंसान पर डॉक्यूमेंट्री लिखनी है, किसी मरहूम के नाम पर बने फाउंडेशन की नहीं। तुम बेकार अपना सर खपा रही हो। हिना ने नाक बसोरी। मुझे लगा उसी बहाने ज़हरान के बारे में जानने को मिलेगा तो मैं उसी की डॉक्यूमेंट्री लिखूंगी। क्या पता मैं उसे पसंद आ जाऊं तो वो मुझे पब्लिश करने की परमिशन भी दे दे। वो नादम थी। घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हिना ने दूसरा हल सोचते हुए आईब्रो झुकाए। तस्नीम बगौर उसे सुनते रही। अब तुझे कोई जुगाड़ करके उसके घर में घुसना पड़ेगा। उसकी तजवीज बड़ी चालाकी भरी थी। नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसे कैसे उसके घर में रह सकती हूँ, वो भी अकेली? तस्नीम ने इनकार करने में वक्त न लगा। अरे तुम ही तो कहती हो बहुत शरीफ लड़का है, फैमिली भी अच्छी है और फिर उसके दादा तेरे पापा के फ्रेंड है, तो भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। हिना ने मनाने की कोशिश की। ये आइडिया काम करेगा ना? और दिल न दिल रही। तूने अपना दिमाग लगाकर देख लिया ना, अब आगे मेरी तजवीज़ फॉलो कर।
हिना ने गायबाना तौर पर कॉलर से मटी झाड़ी। तस्नीम ने बादल ने खासा हामी भरी और कॉल काट कर सोचने लगी। मशवरा ठीक भी लग रहा था और नहीं भी, जबकि सबसे ज्यादा डर उस बाबत जहरान से बात करने लग रहा था। आखिरकार हिम्मत करके वो किताबें बंद करके उठी और जहरान के ऑफिस जा पहुंची। हल्के हाथ से दरवाजा नॉक करके अंदर झांका। कैबिन ठंडा और खामोश था। हर चीज साफ सुथरी अपनी जगह पर मौजूद थी। कैबिन खाली पाकर वो अंदर दाखिल हुई। जहरान की रोलिंग चेयर पर बैठी और दाएं सिमत बड़ी बड़ी खिड़की की सिमत देखा। फिजा में मौजूद उसके परफ्यूम की भीनी से खुशबू उसकी गैर हाजिरी में भी मौजूद थी। तस्नीम ने लंबा सांस अंदर खींचकर वो खुशबू अपने अंदर उतारी। दिल जोर से धड़का था। गालों पर सुर्खी माइल होगी। उसने शोल्डर बैग से मोबाइल निकाला और जहरान का नंबर मिला। रिंग बज रही थी लेकिन कॉल मसूल न हुई। चेहरे का रंग उतर गया। वो लब भींच कर उठी और वापस दरवाजे की जानिब कदम उठाए। बाहर निकलने से पहले लाशौरी तौर पर गर्दन मोड़कर पीछे देखा। ना होते हुए भी जहरान की मौजूदगी महसूस हुई। मैडम, आप यहाँ? उसके अकब से किसी ने पुकारा। तस्नीम चौंक कर उछल पड़ी। उसके सामने साहिर खान खड़ा था। हाँ, वो मुझे जहरान से एक जरूरी बात करनी है, पर वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे। उन्हें कुछ देर के लिए ऑफिस आने को कहिए। तस्नीम सीने पर हाथ बांधकर हुक्म पसीर हुई। वो तो ऑफिस नहीं आ सकते। आपको जो भी बात करनी है मुझे पता है, मैं बोल दूंगा। साहिर खान अपने मालिक का वफादार था। पर्सनल बात है, सिर्फ जहरान से करनी है। तस्नीम अपनी बात पर कायम रही। ठीक है, आप दमीदा चाची को बताइए, वो आपका पैगाम पहुंचा देंगे। साहिर खान को लगा तस्नीम उसे रेसानी फैमिली का मुलाजिम समझकर बात बताने से कतरा रही है। नहीं, मैं सिर्फ जहरान को ही बताऊंगी। उसने जिद की। अगर वो ऑफिस नहीं आ सकते तो मुझे हवेली ले चलिए, मैं वहीं मिल लूंगी। उसने दूसरा हल सोचते फखरी मुस्कान से नवाजा। मैडम, आज आप जहरान बाबा से ना ऑफिस में मिल सकती हो ना हवेली में, क्योंकि वह खस्तार में है ही नहीं। साहिर खान सर झटकते साइड से गुजर कर ऑफिस के अंदर गया और हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखी। तस्नीम के दिल में टीस से उठी। कहाँ गए हैं, ऐसे भी ना बताए? वो एड़ियों के बल घूम कर बेरुखी से बोली। अमेरिका। साहिर ने लापरवाही से जवाब दिया। हमेशा के लिए? आवाज खाई से आती महसूस हुई। हाँ हाँ हाँ, हमेशा के लिए वही रहना होता तो यहाँ इतना सब क्यों करते? 2-3 दिन के लिए गए हैं किसी खास इंसान से मिलने। साहिर फाइल रखकर वापस मुड़ा। तस्नीम कोई रद्द अमल नहीं दे पाई। बिलखसूस जहरान का किसी खास इंसान से मिलने के लिए अमेरिका जाने का सुनकर तो उसे अपना आप शल होता महसूस हुआ था। ज्यादा जरूरी बात नहीं है तो आप 3 दिन वेट कर लें। साहिर दरवाजे से निकलकर दरवाजे का हैंडल पकड़े रहा। तस्नीम बिना कुछ कहे भारी कदमों से बाहर निकल आई और कॉरिडोर में भाग गई। सब आंखें तर हो चुकी थी। ये जहरान से उस हद तक नजरअंदाज होने का गम था या उसकी जिंदगी में किसी और की मौजूदगी का खौफ उसे समझ न आया।